साल था 1995। जर्मनी के बैंक में एक हैरतअंगेज बैंक रॉबरी हुई थी, जिसमें बैंक रॉबर्स ने जेल से भागने की जो हैरतअंगेज प्लानिंग की थी वो वाकई में काफी शॉकिंग थी। पुलिस की टीम रॉबर्ट्स का बैंक के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन वो रॉबर्ट्स बैंक के अंदर से ही अचानक कहीं गायब हो गए। दुनिया में जितनी भी बैंक रॉबरी हुई है, इतिहास में इस तरीके से भागने का कारनामा शायद पहले कभी नहीं हुआ। जिस बैंक रॉबरी की कहानी सुनने के बाद सभी लोग शॉक रह गए। तो आखिर क्या थी इस रॉबरी की स्टोरी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। तारीख थी 27 जून और साल था 1995। जर्मनी के बर्लिन शहर में सुबह के लगभग 10 बजे पुलिस स्टेशन में एक अलार्म बजाया जाता है। बैंक की रॉबरी की खबर देने के लिए इस अलार्म को बजाया गया था। पुलिस को पता चलता है कि एक बहुत ही पॉपुलर बैंक में बैंक रॉबरी की कोशिश की गई है और सभी रॉबर बैंक के अंदर हैं और उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ था। पुलिस की टीम तुरंत उस बैंक में पहुंचती है और इस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ ही देर में पुलिस को पता चलता है कि टोटल 14 लोग उस बैंक के अंदर थे जिनको बंदी बनाया गया था, जिनमें से कुछ लोग बैंक के कस्टमर थे और बाकी के लोग बैंक के कर्मचारी। उन सभी रॉबर्ट्स ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था और उनके हाथ में एक एडवांस मशीन गन थी। इसलिए जर्मन स्पेशल फोर्स को भी इस घटना की सूचना दी जाती है और उस डिपार्टमेंट के कई लोग वहां आकर उस बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबसे पहले उस बैंक के बाहर का एरिया था वो लोगों के लिए अब बंद किया जा चुका था। पुलिस को पता था कि अब बैंक में आगे कुछ भी हो सकता है और उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ये बैंक रॉबरी की खबर बहुत तेजी से जर्मनी में फैलने लगी, यहाँ तक कि टेलीविजन पर इस घटना की लाइव न्यूज चल रही थी और पल पल की खबर लोगों को मिल रही थी। वहां की जर्मन अथॉरिटी ने उस बैंक के अंदर फोन मिलाने की कोशिश की ताकि जल्द से जल्द उन रॉबर्ट से बात की जा सके और उनकी क्या डिमांड है इसका पता लगाकर जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं वो सही सलामत बाहर आ सके। पुलिस की टीम उस बैंक में फोन मिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि घटना के 1 घंटे के अंदर इस बैंक से एक महिला बाहर निकलती है जिसके हाथ में एक लेटर था। उसके बाद उस लेटर को एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ा जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन चोर को $12 मिलियन चाहिए थे। अब पुलिस को पता था कि ये रकम काफ़ी बड़ी है जिसको अरेंज करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा और साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर पुलिस की टीम ने उस बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की और अगर उनको पता चल गया तो उस बैंक के अंदर सभी लोगों को जान से मार दिया जाएगा। इसलिए इस केस में पुलिस को काफी सोच समझकर डिसीजन लेना था। अब पुलिस यहाँ पर कोशिश करती है कि वो किसी तरह से पैसे देने से पहले 2-3 लोगों को तो उस बैंक से बाहर आने दे, लेकिन पुलिस उस बैंक में कॉल कर ही नहीं पाती क्योंकि उन रॉबर्ट्स ने बैंक के अंदर से फोन लाइन को लगभग 4-5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिससे बैंक में फोन कॉल नहीं मिलाया जा सकता था। और अब पुलिस यहाँ से प्लानिंग करती है कि आगे क्या किया जाए। अब पुलिस बाहर उस बैंक के बाहर इंतजार करती रहती है और शाम के लगभग 6 बजे उस बैंक के अंदर से एक चोर एक महिला से जर्मन के रेडियो स्टेशन पे कॉल करवाता है। इस कॉल पर वो महिला रोते हुए उनकी मदद करने के लिए बोलती है और रॉबर्ट्स यही चाहते थे कि रेडियो के जरिए पूरे शहर के लोगों को ये पता चले और पुलिस डिपार्टमेंट पर उन रॉबर्ट्स को जल्द से जल्द पैसे देने का प्रेशर बने। लेकिन पुलिस की टीम अभी भी उन रॉबर्ट्स को पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी और वो डिसाइड करते हैं कि काफी वक्त तक वो बैंक को घेर कर ही खड़े रहेंगे। अब कुछ देर बाद उस बैंक के अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनकर बैंक के बाहर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और सबको यही डर लगने लगता है कि कहीं बैंक के अंदर किसी शख्स पर उन रॉबर्ट्स ने गोली ना चला दी हो। उसके बाद एक रॉबर्ट्स उस बैंक से बाहर निकलता है और हवा में बंदूक चलाकर बाहर पुलिस से कहता है कि ये उनकी लास्ट वार्निंग है और अगर जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके उनको नहीं दिए गए तो बैंक के अंदर सभी लोगों को मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर पुलिस और जर्मन अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करेंगे। उन रॉबर्ट्स ने पुलिस से $12 मिलियन की डिमांड की थी, लेकिन किसी तरह से $4 मिलियन का इंतजाम करके शाम के लगभग 7 बजे एक पुलिस ऑफिसर पैसों को लेकर उस बैंक के अंदर जाता है और पैसे देने के बाद वो बाहर आ जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम दोबारा उस बैंक के अंदर कॉल करने की कोशिश करती है ताकि अब कुछ लोगों को तो उस बैंक के बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इस बैंक में कॉल लगती ही नहीं है क्योंकि अभी भी फोन लाइन ब्लॉक पड़ी हुई थी जिसे फोन मिलाना उस टाइम नहीं हो पाया। पुलिस उस बैंक के बाहर कई और घंटे तक खड़ी रहती है। रात के लगभग 10 बजे उस बैंक से पुलिस को एक फोन आता है जो फोन कॉल में बताया जाता है कि पुलिस एक बस का इंतजाम करे और उस बस में 8 मिलियन की रकम रख दे और वो सभी रॉबर्ट्स रात के लगभग 2 बजे उस बस में बैठकर वहां से निकल जाएंगे। पुलिस ने एक बस का इंतजाम करके उसमें पैसे रख के बैंक के सामने वो बस खड़ी कर दी, लेकिन पुलिस ने एक हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर रखा था ताकि जैसे ही वो लोग उस बस में जाए तो पुलिस उस हेलीकॉप्टर से उन रॉबर्ट्स का पीछा कर सके, उन्हें पकड़ सके। अब पुलिस की टीम रात के 2 बजे का इंतजार करने लगती है, लेकिन 2 बजे के बाद भी काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन इस बैंक के अंदर से एक शख्स भी बाहर नहीं निकलता। अब 2-3 घंटे तक बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी रॉबर्ट्स उस बैंक से बाहर आते ही नहीं। पुलिस यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब रात के लगभग 3 बज चुके थे और दोबारा पुलिस की टीम को एक कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल रॉबर्ट्स का नहीं बल्कि इस बैंक के मैनेजर का था। वो पुलिस से फोन कॉल पर यह कहता है कि अभी कुछ ही वक्त पहले वो सभी रॉबर्ट्स उस बैंक की बेसमेंट में गए हैं
और वहां जाने के बाद वो काफी टाइम तक वापस ही नहीं आए। अब जैसे ही ये पुलिस को बात पता चलती है तो पुलिस की टीम तुरंत उस बैंक के अंदर जाती है और वहां कैद जितने भी लोग होते हैं उनको छुड़ाकर एक एक करके सभी को उस बैंक से बाहर भेजा जाता है। वो सभी के सभी लोग बिल्कुल सही सलामत थे, जो कि इस केस में काफी अच्छी बात थी। पुलिस की टीम उस बैंक के बेसमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहां पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पुलिस को ये लगने लगता है कि हो सकता है कि उन रॉबर्ट्स ने अचानक से भागने का प्लान कैंसिल कर दिया हो और वो बैंक वॉल्ट के अंदर ही छुपे हो। पुलिस की टीम और स्पेशल फोर्स वहां जाकर बैंक वॉल्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस की टीम और स्पेशल फोर्स वहां जाकर बैंक वॉल्ट को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ ही देर में उस वॉल्ट के अंदर स्पेशल फोर्स के द्वारा फ्लैश बम फेंका जाता है। अब कुछ टाइम के बाद जब उस फ्लैश बम का धुआं छटने लगता है और उस बैंक के वॉल्ट के अंदर जब चेक किया जाता है तो पुलिस की टीम पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाती है। सब लोग देखते हैं कि उस बैंक वॉल्ट के अंदर जितनी भी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है वो ऑलरेडी खुले हुए थे और उनके अंदर से सारा कैश और कीमती सामान वहां पर नहीं था। उस बैंक वॉल्ट के अंदर लगभग $4 मिलियन और बाकी के कीमती सामान वहां से वो ऑलरेडी लेकर फरार हो चुके थे और पुलिस को पता भी नहीं चला। अब पुलिस को इस केस में ये पता लगाना था कि आखिर वो रॉबर्ट्स बैंक से बाहर गए कैसे, क्योंकि इस बैंक को चारों तरफ से पुलिस की टीम ने घेरा हुआ था। तो आखिर वो किस रास्ते से उस बैंक से बाहर चले गए। पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि वो रॉबर्ट्स काफी चालाक है और बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से वो बैंक से फरार हुए हैं। और इस बैंक रॉबरी का जो मास्टरमाइंड था खालिद अल बराजी पहले एक हॉस्पिटल में काम करता था और उस हॉस्पिटल में काम करके उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे, लेकिन किसी गलती की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने कई जगह पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं मिली, जिससे बाद में वो काफी परेशान हो गया और कुछ ही दिनों के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देगा। में वो जर्मनी चला गया और वहां जाने के बाद एक हॉस्पिटल में टेक्नीशियन की नौकरी करने लग गया, लेकिन इस नौकरी से उसको काफी कम पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। लेकिन उसको तो जल्द से जल्द बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने अस्पताल में दवाइयां चुराना स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि लोगों को ड्रग बेचना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पुलिस को उसके जुर्म के बारे में पता चल गया और आखिरकार उसको अरेस्ट कर लिया गया। साल 1991 में खालिद को अरेस्ट किया गया था और उस 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अब वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक क्रिमिनल आदिल से, जो कि ऑलरेडी एक रॉबरी के क्राइम में जेल में सजा काट रहा था। अब इन दोनों की वहां पर दोस्ती हो जाती है और वो इस जेल के अंदर शहर की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का प्लान बनाते हैं, जो बैंक रॉबरी आगे चलकर शहर की सबसे बड़ी हैरतअंगेज बैंक रॉबरी साबित होने वाली थी। अब जेल से बाहर आने के बाद वो दोनों शहर के कई पॉपुलर बैंक की रैकी करना स्टार्ट करते हैं। वो हर बैंक में चेक करते हैं कि किस किस बैंक में कम और किस बैंक में हाई सिक्योरिटी है और कहां कहां बैंक में सीसीटीवी कैमरा है। खालिद इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग अपने भाई टोनी अल बराजी को भी बताता है। उसका भाई एक गैरेज चलाता था और वो भी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसको भी कम टाइम में ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो वो भी इस बैंक रॉबरी में शामिल हो जाता है। उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक बैंक था। सबसे पहले वो उस बैंक की रैकी करते हैं और उसके बाद खालिद उस बैंक में कस्टमर बन के जाता है और बैंक में जाने के बाद बैंक के एम्प्लॉय से कहता है कि उसको एक बहुत ही कीमती सामान उस बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखवाना है। उसके बाद बैंक एम्प्लॉय खालिद को उस जगह ले जाता है जहां पर कई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रखे हुए थे। खालिद जब उन बैंक वॉल्ट के अंदर बहुत सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को देखता है तो उसे उम्मीद होती है कि इस बॉक्स के अंदर कई डॉलर का कीमती सामान और कैश रखा होगा। उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इसी बैंक में रॉबरी को अंजाम देगा। कुछ दिनों के बाद खालिद और आदिल बैंक रॉबरी की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनको एक करेक्ट टाइम पर उस बैंक में दाखिल होना था, लेकिन कैसे? फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक सुरंग के रास्ते उस बैंक के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन अब सुरंग खोदना कहां से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद खालिद का भाई टोनी उसे बताता है कि उसके गैराज से कुछ ही दूरी पर एक और गैराज है जो कि खाली पड़ा रहता है और उस गैराज से सुरंग खोदना स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद खालिद उसके गैराज के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसे कुछ मशीन रखने के लिए इस गैराज को किराए पर चाहिए। और उस गैराज का मालिक उस गैराज को खालिद को किराए पे दे देता है, लेकिन इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए उसको इस रॉबरी में और लोगों को भी शामिल करना था। उसके बाद आदिल और 2 लोगों को जो पहले भी छोटा मोटा क्राइम कर चुके थे उनको भी इस रॉबरी में शामिल कर लेता है और अब वो 5 लोग हो चुके थे और इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए वो पूरी तरह तैयार थे। अब वो लोग रॉबरी की प्लानिंग का काम स्टार्ट करते हैं। उनमें से 5 में से 2 लोग सुरंग को खोदकर उसमें से मिट्टी और रेत बाहर निकालने का काम करते हैं और 2 लकड़ी और लोहे की रोड का इंतजाम करके उस टनल के अंदर सपोर्ट के लिए लगाते हैं ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे। और एक शख्स उस गैरेज के बाहर खड़ा रहेगा और आते जाते लोगों पर निगरानी रखेगा कि कोई उस गैरेज के अंदर ना आए और अगर कोई खतरा हो तो वो तुरंत अंदर लोगों को उसकी खबर करे। वो बैंक उस गैराज से 200 मीटर की दूरी पर था और वो लोग कई दिनों तक सुरंग खोदने का काम करते रहे। लगभग 5 महीने तक उसको उस सुरंग में काम करते हुए हो गया था, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। उसका रीजन ये भी था कि उनको सुरंग खोदने के बाद वहां की मिट्टी को रेत को बाहर निकालने के लिए उस सुरंग से बाहर बार बार जाना पड़ता था,
लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद अब उनको लगने लगता है कि अब वो बैंक में जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं उस सुरंग के जरिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद आदिल को पता चलता है कि बैंक के बाहर कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है और वायर की मरम्मत करने के लिए कर्मचारी गड्ढा खोद रहे हैं, इसलिए कुछ वक्त के लिए उनको काम रोकना पड़ा, जो कि काम कुछ ही दिनों का बचा हुआ था। लेकिन आखिरकार कुछ महीनों के बाद दोबारा खुदाई का काम स्टार्ट किया जाता है और 14 महीने के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो उस सुरंग के जरिए बैंक वॉल्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहां पर खालिद चाहता तो डायरेक्ट उस सुरंग के जरिए उस बैंक वॉल्ट तक पहुंचकर उन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को लूट सकता था, लेकिन वहां पर हाई सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ था जिससे वो अलार्म बच सकता था। और उसके बाद तो कुछ टाइम में वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाते और उनको भागने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए खालिद ने दोबारा एक प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे उस बैंक में पहुंचने के बाद वहां से भागा जाए, और उसके दिमाग में ऐसा शातिर प्लान आता है जिसे शायद कभी भी किसी चोर ने पहले अंजाम दिया हो, और इसी वजह से ये रॉबरी काफी ज्यादा मशहूर हुई। 27 जून 1995 को सुबह के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे ही बैंक खुलता है, खालिद अपने भाई आदिल और टोनी के साथ उस बैंक में पहुंचता है। उन तीनों के हाथ में मशीन गन थी और उस बैंक के सारे कर्मचारी और कस्टमर डर जाते हैं और वो तीनों उस बैंक में सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब कुछ टाइम के बाद आदिल उस बैंक की बेसमेंट में जाता है और वहां बैंक वॉल्ट के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर जमीन पर गड्ढा खोदने लगता है जहां पर उन लोगों ने सुरंग खत्म की थी। उस सुरंग के अंदर उनके दो लोग ऑलरेडी बैंक वॉल्ट में आने का इंतजार कर रहे थे और गड्ढा खोदने के बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और बैंक वॉल्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और उसके बाद आदिल नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करता है और एक महिला को एक चिट्ठी के साथ उस बैंक के बाहर भेज देता है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उनको $12 मिलियन चाहिए थे। उसके बाद खालिद बैंक के अंदर सारे फोन लाइन को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है ताकि बाहर पुलिस बैंक के अंदर कॉल ना कर सके और कॉल के इंतजार में बाहर ही काफी देर तक खड़ी रहे। और इसी दौरान उनके साथी उस बैंक वॉल्ट के अंदर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़ने का काम करते रहे, जिन बॉक्स के अंदर कई लाखों डॉलर का कीमती सामान और कैश रखा हुआ था, जिनकी कीमत लगभग $8 मिलियन थी, जिसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था। उसके बाद 2 बजे से पहले वो सभी लोग उस बैंक वॉल्ट से सुरंग के रास्ते वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वो सुरंग से उस गैरेज से निकल जाते हैं जहां से उन्होंने खुदाई का काम स्टार्ट किया था। अब उनके पास $4 मिलियन थे जो पुलिस ऑफिसर ने उस बैंक के अंदर जाकर दिए थे, और वो $8 मिलियन भी थे जिन्होंने इस बैंक वॉल्ट के अंदर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़ के उन्होंने लूटे थे। उसके बाद वो सारा पैसा लेकर उस गैरेज से भाग जाते हैं। पुलिस ने जब बाद में उस बैंक वॉल्ट की छानबीन की तो उनको जमीन पर एक गड्ढा दिखाई दिया। वो लोग समझ गए कि रॉबर्ट्स तो उस सुरंग के जरिए वो उस बैंक से फरार हो चुके हैं। हालांकि बाद में उस सुरंग के रास्ते से पुलिस को कुछ ऑफिसर उस गैराज तक भी पहुंचे, लेकिन उनको गैराज में कोई भी नहीं मिला। वो ऑलरेडी उस गैराज से काफी पहले फरार हो चुके थे। जब खालिद अपने घर पहुंचा है और टेलीविजन पे न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि इस रॉबरी में अभी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे वो रॉबर्ट्स तक पहुंच सके। अब इस न्यूज को देखकर खालिद बहुत खुश होता है और इस चोरी की कामयाबी का उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अब उसे लगने लगता है कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वो गैंग के सभी लोगों से ये कहता है कि वो शहर छोड़कर नहीं जाएंगे और सभी बर्लिन में ही अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे। इस केस में रॉबरी करने के बाद फरार होने के लिए बहुत ही चालाकी से काम लिया गया था, लेकिन फरार होने के बाद खालिद के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही गलती कर दी। अब रॉबरी के इस केस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है और बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले इस बैंक के वॉल्ट की छत पर चप्पे चप्पे को चेक किया जाता है, लेकिन इस बैंक के वॉल्ट के अंदर से इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी फिंगरप्रिंट, ना ही कोई डीएनए और ना ही कोई एविडेंस मिलता है जिससे वो उन रॉबर्ट्स तक पहुंच सके। उसके बाद उस बैंक के अंदर जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया था उन सभी लोगों से पूछताछ स्टार्ट की जाती है। पूछताछ के दौरान उन लोगों ने यही बताया कि वो लोग जब बैंक के अंदर उनसे बात कर रहे थे तो उनकी बात करने के तरीके में एक अरेबिक एसेंट था। उसके बाद उस गैरेज के मालिक से भी पूछताछ की जाती है जिस गैरेज से खुदाई का काम स्टार्ट किया गया था और जो खालिद ने रेंट पे लिया था। उसके बाद कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही कि तभी उस बैंक से कुछ ही दूरी पर जहां कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा था वहां से एक शख्स आता है और पुलिस को यह बताता है कि उसने इनमें से 3 लोगों को उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। वहां पर जो कुछ रेत पड़ा हुआ था उसको सैंपल के तौर पर उठा लेती है और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो ये बात साबित हो जाती है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो रेत थी और उस सुरंग में जो मिलने वाली रेत थी वो एक ही थी, जिससे पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि हो ना हो रॉबर्ट्स इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। पुलिस पूछताछ के बाद उनमें से 2 का स्केच बनवाती है और उस स्केच को सभी न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है और लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि किसी को पता लगने पर जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। अब स्केच बनने के बाद 5 दिनों के अंदर ही पुलिस डिपार्टमेंट में एक शख्स का कॉल आता है। कॉल में वो बताता है कि उसने गैरेज के अंदर किसी को देखा है जो बिल्कुल वैसा है जिसका न्यूज़पेपर में स्केच बनवाया गया था। उसको लग रहा था कि ये वही है। ये गैराज खादिल के भाई टोनी का था जिसका गैराज उस बैंक से कुछ ही दूरी पे था।
पुलिस की टीम तुरंत टोनी के उस गैराज में पहुंचती है और उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान वो मना कर देता है कि उसे इस केस में कुछ भी नहीं पता और उसने इस रॉबरी को अंजाम नहीं दिया। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को लग रहा था कि टोनी झूठ बोल रहा है। पुलिस उस जगह से जाने से पहले फिंगरप्रिंट के लिए उस गिलास को ले लेती है जिस गिलास में टोनी कुछ ही देर पहले जूस पी रहा था। उसके बाद पुलिस को यह पता चलता है कि टोनी का एक भाई भी है जिसका नाम है खालिद। पुलिस जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो पहले भी ड्रग्स के मामले में 2 साल के लिए जेल जा चुका है। पुलिस को इस रॉबरी केस में टोनी और उसके भाई खालिद पर ही शक होता है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वो अरेस्ट कर सके और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा सके। और उधर रॉबर्ट्स ने जो गड्ढा खोद के जो सुरंग बनाई थी उसको अब बंद करने का काम चालू किया जाता है, लेकिन इससे पहले एक बार और उस सुरंग को अच्छी तरह चेक किया जाता है। और इस बार पुलिस को मेहनत के बाद आखिरकार इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिल जाता है। एक लकड़ी मिलती है और उस लकड़ी पर जो फिंगरप्रिंट थे उनको चेक किया जाता है और वो टोनी के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं जब पुलिस ने उसके जूस के गिलास पर फिंगरप्रिंट से मैच किए। अब उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। काफी वक्त तक उसको टॉर्चर किया जाता है और आखिरकार इस केस की पूरी कहानी वो पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस खालिद और बाकी लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ने सभी को 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन जिस तरीके से हैरतअंगेज बैंक रॉबरी को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से रॉबर्ट्स उस बैंक से भागे थे, कोर्ट में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। खालिद इस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था और इसने ही इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग की थी, इसलिए उसको बाकी लोगों से ज्यादा 14 साल की सजा सुनाई जाती है। इस केस में पुलिस उन $4 मिलियन को ही बरामद कर पाई जो पैसे एक ऑफिसर उस बैंक में देने के लिए अंदर गया था, और बाकी $8 बिलियन कहां पर है ये खालिद ने कभी पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने बाद में उन पैसों को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे कभी भी बरामद नहीं हुए। तो ये थी बर्लिन की उस हैरतअंगेज बैंक रॉबरी की स्टोरी जिसे कई दिनों की प्लानिंग करने के बाद अंजाम दिया गया था, और जिस तरीके से रॉबर्ट्स उस बैंक से फरार हुए थे वो वाकई में काफी शॉकिंग था। इस स्टोरी में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।